सर, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आप जल्द से जल्द सीईओ बन सकें। आपका जो लक्ष्य है आपको जल्दी से जल्दी हासिल हो सके। अभी भारत एक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अग्रणी बन गया है और वो क्षेत्र है सीईओज बनाने में। दुनिया में सबसे ज्यादा सीईओज कौन सा देश देता है? सर इंडिया। हाँ, और ये ट्रेंड तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले टाइम में ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा। तो कितना आनंद आएगा दोस्तों जब 10 साल बाद फॉर्च्यून 500 की मैं लिस्ट उठाऊंगा और उसमें हर कंपनी के सीईओ या सीएफओ मुझे भारतीय ही नजर आएंगे और उसमें मैं आपके नाम देखूंगा। कहीं मुझे कमल कुमार का नाम नजर आएगा, कहीं मनीष का नाम नजर आएगा, कहीं प्रीति शर्मा सीईओ के रूप में नजर आएगी, कहीं रितु मोदी नजर आएगी, कहीं रफीक नजर आएगा। अरे वाह वाह, कितना आनंद मिलेगा। मुझे बताइए, ये पूरी दुनिया के जितनी भी सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन सब की नजर में भारतीय लोग क्यों हैं सबसे टॉप पर? कंपनियां विदेशी है, कोई कंपनी अमेरिका की है, कोई यूरोप की है, कोई कहीं की है, लेकिन सीईओ सीएफओ ये टॉप जो पोजीशंस हैं वो भारतीय लोगों के पास है। तो क्या आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों है? एफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा। टैलेंट है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे इतने से उत्तर से खुश होने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है, आप लोग बता सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं विस्तार से बताइए। टैलेंट से क्या मतलब है? टैलेंट से क्या मतलब है? टैलेंट का मतलब क्या कोई डिग्री है? टैलेंट का मतलब क्या है? कोई स्किल है, कोई कॉम्पिटेंसी है? टैलेंट का मतलब क्या है? क्या कोई एटीट्यूड है? कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, मतलब कैसा भी सिचुएशन रहे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्किल। बिल्कुल, खाली स्किल से पार नहीं पड़ेगा। और बताइए। आप बता नहीं रहे हैं, आप बता सकते हैं, सबको पता है। देखिए, 4 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी बहुत है। स्किल एक है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और हैबिट्स। KASH, काश। काश आप लोगों में भरा हुआ है। काश मतलब K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स, गुड हैबिट्स, संस्कार। ये काश आप लोगों में भरा हुआ है और ये काश आप में भरा हुआ है। इससे क्या हुआ? इसके कारण आप लोगों के अंदर प्रचुर संभावना है, जिसके लिए आप में से किसी ने कहा कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है। भारतीय लोगों में हमेशा से टैलेंट रहा है, इसमें कोई दोष राय नहीं है। देखिए, 4 चीजों में से एक चीज यानी 25% हिस्सा तो हमें पुरखों से मिला है, हैबिट्स। हैबिट्स क्या है? संस्कार। ऐसे संस्कार की क्या बात करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा, मिलते ही मेरा दिल गदगद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे मिलूंगा, आप इतना सम्मान से पेश आएंगे, आप मुझसे इतने सम्मान से बात करेंगे, आपकी आंखों में इतना सम्मान नजर आएगा मुझे, आपकी आवाज में इतनी मृदुलता मिलेगी मुझे, आपकी वाणी में इतनी मिठास मिलेगी मुझे कि मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, मुझसे मेरे मन में इच्छा होगी आपसे दोबारा मिलने की, मेरे मन में इच्छा होगी मैं आपसे रूबरू होऊं। ये इच्छा क्यों होगी? इट इज बिकॉज हैबिट्स। ये हैबिट्स 25% हिस्सा है आपके टैलेंट का। और ये कहां से मिला है? ये आपको स्कूल से नहीं मिला, कॉलेज से नहीं मिला, ये आपको परिवेश से मिला है, परिवार से मिला है, संस्कृति से मिला है, हमारी हर जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत से मिला। और ये हैबिट्स आपके डीएनए में चले गए हैं, आपके ब्लड में चले गए हैं, आपके व्यवहार में चले गए हैं, इस कदर घुल मिल गए हैं कि पूछिए मत। विदेशों के बारे में देखता हूं, सुनता हूं,
कई ऐसे विदेशों के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों को अपने विद्यार्थी से सम्मान पाने के लिए तरसना पड़ता है। उनके लिए सपना होता है कि विद्यार्थी उनका सम्मान करे, और हम भारतीय लोगों के लिए ये एक हैबिट है। मैं शिक्षक हूं, मैं देखता हूं भारत में जहां पर भी शिक्षक विद्यार्थी मुझसे मिलते हैं, कहीं पर भी मिलें, सड़क पे मिलें, स्कूल में मिलें, कॉलेज में मिलें, यूनिवर्सिटी में मिलें, कहीं पर भी मिलें, आज मिलें, 10 साल बाद मिलें, जैसे ही मिलते हैं मैं उन्हें पहचानूं न पहचानूं, वो इतना सम्मान मुझे देते हैं। और ये सम्मान क्या है? ये हैबिट्स है। दोस्तों, आप लोगों के पास खजाना है ये हैबिट्स का, और ये बहुत शानदार खजाना है। नॉलेज आप लोग एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान आप लोग एक्वायर कर रहे हैं, और आप में वो क्षमता है जिससे आप इस ज्ञान को बहुत ज्यादा अच्छे से हासिल कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। आप ज्ञान हासिल करने के लिए हमारा जो सबसे पावरफुल शरीर का तंत्र है मस्तिष्क, इसको विकसित और परिमार्जित करने के जितने साधन भारत के अंदर है, भारतीय दर्शन में है, भारतीय चिंतन में है, उतने कहीं नहीं मिलेंगे। ओमकार अकेला ऐसा है, अगर आप रोज नियमित रूप से ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आपकी विल पावर बढ़ रही है, आपकी क्षमताएं बढ़ रही है। इसी प्रकार शंख पुष्पी, आप नियमित रूप से शंख पुष्पी का इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मी पत्ती का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो आपकी मानसिक क्षमता को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। दोस्तों, सारे दुनिया के मनोवैज्ञानिक कहते हैं हम लोग 1% माइंड पावर से काम कर रहे हैं, हमारे में प्रचुर संभावना है, अद्वितीय संभावनाएं हैं। कितना अच्छा होगा आप हमारे वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर टटोलें, इसको अपने जीवन में अपनाएं, शंख पुष्पी, ब्राह्मी पत्ती और इस प्रकार की दूसरे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। आपकी जो अद्भुत क्षमता है उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए आपको। आप अपनी क्षमता का 1% पे क्यों काम करें? जब आप चाहते हैं, जब हकीकत में आप में क्षमता है, आप अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करें, मजा आ जाए। दुनिया को आपकी जरूरत है दोस्तों, तो फिर आप पीछे क्यों रह रहे हो? नॉलेज, एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात करें, कमाल है आप। एटीट्यूड मीन्स आपका दृष्टिकोण, आपके अंदर लर्निंग स्पिरिट, सीखने की इच्छा, प्रबल इच्छा है, आपका दूसरे लोगों के प्रति नजरिया। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, वो कहानी भारतीय संस्कृति में कूट कूट के बसी हुई है। कहानी इस प्रकार आती है, आप पूरी करेंगे वो कहानी, मैं शुरू करता हूं, आप सबके सुनी हुई है वो कहानी। कहानी इस प्रकार है कि 7 अंधे एक हाथी को देखने की कोशिश कर रहे थे। आंखें तो थी नहीं, तो हाथ से छू करके कोशिश कर रहे थे कि पता लगाएं कि हाथी कैसा होता है। एक व्यक्ति के हाथ में उसकी पूंछ आई, बोला हाथी तो डोरी की तरह होता है। एक व्यक्ति के हाथ में उसकी सूंड आई, बोला हाथी तो बहुत बड़े पाइप के जैसा है। एक व्यक्ति के हाथ में उसका पेट आया, बोला हाथी तो बहुत बड़ी बॉल जैसा लगता है यार। आप में से कोई पूरी करेंगे ये कहानी? ऐसा क्यों हो रहा है? इससे हमें क्या सीख मिल रही है? इस कहानी से क्या सीख मिल रही है? सबने ये कहानी सुनी हुई है, ये कहानी हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर में बसी हुई है। आप में से कौन बताएंगे इस कहानी से क्या सीख मिल रही है? जितना हमारा दृष्टिकोण है उतना ही हम महसूस कर सकते हैं, उतना ही हम समझ सकते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बढ़ा दें तो हम पूरी पिक्चर देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन बताएंगे? थैंक यू राकेश। हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण लेकर के चलता है, हर व्यक्ति का अलग नजरिया होता है। ये जितने ब्लाइंड लोग हैं सब अलग अलग दृष्टिकोण से हाथी को देख रहे हैं। वो एक व्यापक दृष्टिकोण की बात हो रही है। व्यापक दृष्टिकोण किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति उसका कुछ हिस्सा ही देख पाता है। ये बातें हमें बचपन से सिखा दी जाती है, और इसलिए भारतीय लोगों के अंदर डाइवर्सिटी के प्रति रिस्पेक्ट है, विविधता के प्रति रिस्पेक्ट है, सांस्कृतिक विविधता के प्रति रिस्पेक्ट है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, हर सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर परंपरा का सम्मान करते हैं। हमारे अंदर वो चीजें हैं जिसके कारण हम
बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं, अडाप्टेबल भी है और सबको सम्मान देते हैं, सबसे सीखने की चाह रखते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, विदेशों के अंदर हर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग यानी आप जिस कल्चर से हैं उससे अलग कल्चर्स को भी आप सम्मान देवें। इस ट्रेनिंग का नाम होता है क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। हर एग्जीक्यूटिव को क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग जरूरी होती है। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग के द्वारा आपके अंदर दूसरे कल्चर्स, दूसरे सांस्कृतिक तरीके, दूसरे जीवन के तरीके, दूसरे आयाम, उनके प्रति भी सम्मान। भारत में क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये चीज तो हमने हजारों वर्षों से सीखी हुई है। ये हमारे परिवेश में है, डीएनए में है, सांस्कृतिक विरासत में है। हम हर धर्म, संस्कृति, कल्चर, विविधता का खुल करके सम्मान करते हैं, हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी है और इसी कारण से हम दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों में माने जाते हैं। मैंने 4 बिंदु लिए थे आपके सामने। काश में से 2 बिंदुओं पर चर्चा की है मैंने अभी तक, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। हैबिट्स और एटीट्यूड के अंदर भारतीय लोगों की क्या शान है, आप सबके अंदर जो शान है उसके ऊपर चर्चा की। आप सब एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? नॉलेज आपको बिल्ड करना है, आपके क्षेत्र का नॉलेज हासिल करना है, जबरदस्त ढंग से हासिल करना है। आप मुझे कौन बताएंगे आप नॉलेज एक्वायर करने के लिए क्या कर रहे हैं? नॉलेज एक्वायर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। हर एक व्यक्ति की एक रणनीति होती है, एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है जिससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हासिल करे और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित करे। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं नॉलेज हासिल करने के? क्या आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं? सर सोने से पहले थोड़ा बहुत मैं नेट में देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सेक्टर के, जो आपका सेक्टर है, जो आपका पैशन है, जहां आपको काम करना है, जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, उससे संबंधित नॉलेज हासिल करना है। मान लीजिए रितु जी का सपना है कि मुझे आने वाले समय में दुनिया की मर्जर एक्विजिशन एक्सपर्ट बनना है। वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्सपर्ट इन मर्जर एंड एक्विजिशन कौन होंगी? रितु मोदी। अब रितु मोदी 10 साल बाद ये मुकाम हासिल करेगी या 5 साल बाद मुकाम हासिल करेगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो मर्जर एक्विजिशन से संबंधित जानकारी कितना जबरदस्त ढंग से हासिल कर रही है। उससे संबंधित लेटेस्ट बुक्स, लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस, लेटेस्ट वेबिनार, लेटेस्ट सेमिनार। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज्ञान फ्री है। 80-90% कोर्सेज फ्री हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, दुनिया भर के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज फ्री हैं। वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज फ्री में ऑफर कर रहे हैं। अब रितु जी ने सर्च किया गूगल पर, पता चला हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कोई कोर्स है मर्जर एक्विजिशन का। वो कोर्स वो मूक्स पे अवेलेबल है, ऑनलाइन किया जा सकता है। तो रितु जी ने वो कोर्स किया ऑनलाइन। कौन सा कोर्स? मर्जर्स एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि इनका सपना है, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं मर्जर एक्विजिशन का। अब उस कोर्स को करने के बाद क्या होगा? उस कोर्स को करने के बाद में इनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, इनके कॉर्पोरेट वैल्यू और बढ़ जाएगी। इनके पास, इन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मर्जर एक्विजिशन की केस स्टडीज को पढ़ लिया। इंटरनेट पे सब मिल रहे हैं ज्ञान, इन्होंने उसको डाउनलोड कर लिया। इंटरनेट पे जितने भी प्रोफेशनल फोरम्स हैं जहां पर मर्जर एक्विजिशन की डिस्कशन हो रही है, उनके ये मेंबर्स बन गए। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को आप देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि इनके पास इंटरनेशनल 10 तरह की सोसाइटीज की मेंबरशिप है। अब आप बताइए इनकी स्ट्रेटेजी सही है या गलत है? इन्हें और क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? इन्होंने मर्जर एक्विजिशन पर रेगुलर लिंक्डइन पे अपने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। इन्होंने अपने आर्टिकल्स को दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स के बीच शेयर करना शुरू कर दिया। हर वीक इनका एक आर्टिकल आता है मान लीजिए लिंक्डइन पे, और उसको वो शेयर करते हैं। जितने भी लिंक्डइन पे नॉलेज फोरम्स हैं किससे संबंधित, मर्जर्स एक्विजिशन संबंधित, उन सब में ये शेयर कर रहे हैं हर वीक। बताइए क्या ये इनकी स्ट्रेटेजी सही होगी या नहीं होगी? रितु जी क्या राय है आपकी? सर हमको अगर कुछ भी अगर करना है तो उसके लिए हमको आज से ही लगना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ही टाइम निकालना है, लेकिन उसके
मेन गोल जो है वो तो है ही, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक फील्ड पे अगर हम लोग को कुछ करना है तो उसके लिए हमको डेली थोड़ा बहुत टाइम निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इस प्रकार आपकी अगर एक स्ट्रेटेजी है, फोकस्ड स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी मत अडॉप्ट करिए, फोकस लॉन्ग टर्म प्लान के साथ में काम करिए और उस लॉन्ग टर्म गोल के साथ में काम करिए, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। आपने अपना लक्ष्य रखा है, मान लीजिए यू हैव टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मर्जर्स एक्विजिशन, यू गो अहेड, आप उस लक्ष्य के लिए काम करिए, नॉलेज एक्वायर करिए, नॉलेज को शेयर करिए, नॉलेज क्रिएट करिए। देखिए, हम लोग ज्ञान है वो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, ज्ञान के अलग अलग स्टेजेस। एक स्टेज वो होती है जहां पर हम ज्ञान को रिसीव करते हैं, रिमेंबर करते हैं, यानी किताब पढ़ते हैं, रटते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसको एक्वायर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन की स्टेज बहुत आगे की है, जहां पर हम उस नॉलेज के बेस पर डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, उसके बेस पर हम लोगों को रिकमेंडेशन देना शुरू करते हैं, अपनी राय प्रकट करना शुरू करते हैं, उसके बाद उससे संबंधित एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, उससे संबंधित क्रिएशन शुरू करते हैं, नॉलेज क्रिएशन शुरू करते हैं। तो ये नॉलेज की अलग अलग स्टेजेस हैं। अभी हो सकता है आप पहली स्टेज पे हो, या दूसरी स्टेज पे हो, या तीसरी स्टेज पे हो, या चौथी स्टेज पे हो, या फाइनल स्टेज पे, जहां आप रेगुलर नॉलेज क्रिएट कर रहे हो। फाइनल स्टेज वो है, रेगुलर नॉलेज क्रिएट करना, मतलब आप मर्जर एक्विजिशन संबंधित जो आपका पैशन है उससे संबंधित रेगुलर अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अपने नोट्स लिख रहे हैं, अपने एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? आप पूरी दुनिया के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएंगे। फिर जॉब्स आपके आगे पीछे घूमेगी और उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। हम वो आपको उस मुकाम पर देखना चाहते हैं जिसमें नौकरियां आपके आगे पीछे भागे, आपको नौकरियों के आगे पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके लिए एक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी है, एक पाथ है, उसको बना करके उस पर आपको काम करना है, ताकि जल्द से जल्द आप अपने मुकाम को हासिल कर सकें। तो हमने 4 बातें चर्चा की, के नॉलेज, ए एटीट्यूड, एस स्किल्स और 5वां हैबिट्स। हैबिट्स आपको भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने वरदान के रूप में दी है। परिवार में सुबह जल्दी उठना, सुबह सुबह बड़े लोगों को सम्मान देना, सुबह सुबह हमें भजन, ध्यान, ओमकार करना, या जो भी आप अडॉप्ट करते हैं, जो भी रास्ते अडॉप्ट करते हैं, विविधता की संस्कृति है भारत, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनको अडॉप्ट करना, ये सब आपकी पार्ट ऑफ हैबिट्स है। इन हैबिट्स से आपके जीवन में सुधार आता है, आपके जीवन में चमत्कार आ जाता है। तो ये KASH। और स्किल्स टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, जमाने के अनुसार लेटेस्ट स्किल्स एक्वायर करने के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं। टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, 3 तरह की स्किल्स है। तीनों तरह की स्किल्स आपको हासिल करनी है। कैसे हासिल करेंगे? टेक्निकल स्किल हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, अपने हाथ से वो काम करना पड़ेगा। जब तक आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपके हाथ से काम नहीं होगा, पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक फायदा नहीं मिलेगा। तो टेक्निकल स्किल। फिर आता है प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल यानी उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल यानी आप उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स की एडवांस अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे, सिंथेसिस लेवल तक जाएंगे, उसके संबंधित डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल यानी आपका कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप स्किल, आप कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, किस तरह बात कर रहे हैं, क्या कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दैट इज ह्यूमन स्किल। भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, भले ही आप इंजीनियर हैं, भले ही आप डॉक्टर हैं, जब तक आपकी वाणी में मिठास नहीं है, जब तक आप लोगों के साथ में प्रेम से पेश नहीं आ सकते, जब तक आप लोगों के साथ में बड़े हृदय के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तब तक आपके ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं पता लग सकता। आपके ज्ञान, आपकी जो हुनर है उसके बारे में तब लोगों को पता लगेगा ना, जब आपके व्यवहार में वो चीज नजर आएगी, आपके एक्शंस में नजर आएगी। यानी ह्यूमन स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स,
ये भी सब में जरूरी है। आप में टेक्निकल स्किल्स आउटस्टैंडिंग है लेकिन व्यवहार में चिड़चिड़ापन है। मान लीजिए आप बहुत शानदार ज्ञान रखते हैं, बहुत हुनर है आपके पास, लेकिन आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो आपकी सारी मेहनत गुड़ गोबर जीरो हो जाएगी। इसलिए सब चीजों में बैलेंस चाहिए। और उसके बाद आती है मार्केटिंग की बात। आपको अपना शानदार लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, नेटवर्किंग करनी है, naukri.com पर अपना बहुत शानदार प्रोफाइल बनाना है। naukri.com आपको मदद देता है। naukri.com और इस प्रकार की जितने भी दूसरी वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब हासिल करने में मदद करती है, उन पर अपना प्रोफाइल बनाइए, उस प्रोफाइल को रेगुलरली रिवाइज करिए। लिंक्डइन पर अपने लिए रिकमेंडेशंस हासिल करिए। लिंक्डइन पर लोगों से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी स्किल्स के लिए आपको एंडोर्स करें, और ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। और फिर अपने रिज्यूमे में इन सब चीजों को ऐड करिए। साथ में शानदार कवर लेटर बनाइए, और उस कवर लेटर के ऊपर आप अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जिनके साथ में आपने काम किया है उनका रिकमेंडेशन भी ऐड करिए। कि मैंने, मान लीजिए रितु जी अपना कवर लेटर बना रही हैं, अब उसमें वो लिख रही हैं कि मैंने, उनका जो फील्ड है, कौन सा फील्ड, मर्जर एक्विजिशन, कि उस मर्जर एक्विजिशन में भारत के नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ में काम किया, और उनके साथ में काम करके ये कुछ सीखा, और उन्होंने इनके काम को अप्रिशिएट किया। वाह वाह, मजा आ जाए।